नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कश्मीर के कई हिस्सों में रविवार की रात से 2 से 12 इंच तक बर्फ पड़ी। कोहरे के कारण श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 4 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यहां दोपहर बाद ही उड़ानों का संचालन बहाल हो पाया। बर्फबारी के बाद घाटी में रात के तापमान में सुधार हुआ है। हालांकि अधिकांश जिलों में पारा 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। जम्मू संभाग में कुछ जगहों पर हल्के बादलों के साथ लगभग मौसम खुला रहा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार जैसा कि हम जानते हैं कि आज यानी मंगलवार को मौसम पूरी तरह से साफ रहा। एक अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। बर्फबारी से हुई फिसलन के चलते सिंथन पास, श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग, राजस्थान पास और साधना पास पर यातायात को एहतियातन बंद रखा गया है। वहीं बांदीपुरा में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कोहरे से दृश्यता कम होने के कारण उड़ान संचालन प्रभावित हो रहा है। रनवे क्लियर होने पर अमृतसर से पहली उड़ान दोपहर करीब 12 बजे श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंची, जिसके बाद उड़ान संचालन शुरू हो गया। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 5.1, पहलगाम में 3.8 और गुलमर्ग में 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में दिन का पारा 19.1 और न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रहा। बनिहाल में अधिकतम तापमान 11.8, बटोत में 11.8, कटरा में 17 और भद्रवाह में 11.9 डिग्री दर्ज किया गया। लेह में अधिकतम तापमान 4 डिग्री रहा। जम्मू कश्मीर में रेल सेवा के जल्द शुरू होने की उम्मीदों के बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश भर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू रेलवे डिवीजन के उद्घाटन के मौके पर जम्मू रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में सिंह ने कहा कि कश्मीर अब जल्द ही देश से रेल लिंक से जुड़ जाएगा, जो कि एक लंबे समय से चला आ रहा सपना था, वो अब पूरा होगा। उधमपुर से भाजपा सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू से कश्मीर घाटी तक रेलवे लाइन के विस्तार में 50 वर्षों से अधिक का समय क्यों लगा, इस पर सवाल उठाया और लोगों से अपील की कि वे इस विकास को अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मनाएं। यहां से कश्मीर के लिए पहली ट्रेन बहुत जल्द जाएगी, जो व्यापार, उद्योग और पर्यटन को नई गति देगी। साथ ही इस क्षेत्र में नई नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। मोदी जी ने हमारे लिए ये किया है वास्तविक तरीके से। कई बुजुर्ग याद करेंगे कि ठीक 53 साल पहले 1972 में जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आई थी। तो सवाल ये है कि कश्मीर तक रेल सेवा बढ़ाने में इतना समय क्यों लगा। पिछले 5 दशकों में कई सरकारें आई और गई। कभी ना कभी कश्मीर तक रेलवे सेवा के विस्तार में हुई देरी चर्चा का विषय बनेगी। क्या प्राथमिकताएं अलग थीं या पहले की सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी थी? क्या कुछ लोग नहीं चाहते थे कि कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से रेल के माध्यम से जोड़ा जाए? नहीं, मुझे लगता है हम सबके लिए बड़ी गर्व और हर्ष की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा आवेदन स्वीकार करते हुए जम्मू को एक अलग से रेलवे डिवीजन के तौर पर नए साल का तोहफा देने का निर्णय लिया है, और जिसकी बहुत समय से मांग भी थी और आवश्यकता भी थी, क्योंकि फिरोजपुर डिवीजन के समय यहाँ पर मुश्किल से 1 या 2 गाड़ियाँ आया करती थी। उस समय झेलम एक्सप्रेस, कश्मीर मेल। अब इतना फैलाव हो गया रेलगाड़ी का कि कामकाज में भी वृद्धि हुई है, प्रशासनिक तरीके से भी, तकनीकी ढंग से भी, और इसकी एक आवश्यकता भी थी। इसका राजनीतिक दलों की ओर से भी मांग थी, उद्योग जगत की ओर से भी मांग थी, और अब जबकि कुछ ही दिनों में कश्मीर घाटी के साथ भी रेलगाड़ी के माध्यम से सारा देश जुड़ जाएगा, और ये भी हमारे लिए एक मंथन का विषय रहेगा कि यहाँ इसी स्टेशन पर पहली मर्तबा रेलगाड़ी सन 1972 में लगभग 53 वर्ष पूर्व पहुंची थी, और तब से लेकर कहीं ना कहीं ये कार्य थम गया था। पुनः मोदी जी के आने के बाद ये सिलसिला प्रारंभ हुआ, और आज जब रेलगाड़ी के माध्यम से कश्मीर घाटी शेष भारत के साथ जुड़ जाएगी, एक मुख्य धारा का हिस्सा बन जाएगी, तो मुझे लगता है कि एक ऐसी स्वप्न की पूर्ति जो कभी किसी ने देखा तक नहीं। लोग तो ये समझौता कर बैठे थे कि ये कभी संभव ही नहीं हो सकता। मोदी है तो मुमकिन है, इसका हमने प्रत्यक्ष एक प्रमाण देखा।
लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पिता उमर अब्दुल्ला के साथ चुनाव प्रचार तक सीमित रहे जमीर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय होने के लिए तैयार हैं। परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर वह बड़गाम विधानसभा सीट के उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के रूप में भाग्य आजमा सकते हैं। बता दें कि वर्ष 2024 में विधानसभा चुनाव में उमर ने नेका के उम्मीदवार के रूप में बड़गांव व गांदरबल से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर जीते भी। बाद में उन्होंने बड़गाम सीट से त्यागपत्र दे दिया। अब बड़गाम सीट खाली है। इसके अलावा जम्मू में भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन से नगरोटा सीट भी खाली पड़ी है। अनुमान है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर में खाली 2 सीट बड़गाम और नगरोटा पर उपचुनाव कराए जा सकते हैं। ये चुनाव फरवरी-मार्च में हो सकते हैं। नेका ने वर्ष 1977 से बड़गाम से सभी 8 विधानसभा चुनाव जीते हैं। सूत्रों के मुताबिक बड़गाम सीट पर उमर के बड़े पुत्र जमीर और मुख्यमंत्री उमर के सलाहकार नासिर असलम वानी के अलावा आगा सैयद महमूद के नाम को लेकर चर्चा जारी है। नासिर वर्ष 2008 में अमीरा कदल सीट से चुनाव जीते थे। तत्कालीन नेका कांग्रेस गठबंधन सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। वर्ष 2014 में वह अमीरा कदल पर पीडीपी उम्मीदवार सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से चुनाव हार गए थे। बुखारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 26 जनवरी को गांदरबल में बनी जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करने की संभावना है। ये सुरंग सेना और नागरिकों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसकी वजह यह है कि यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी, साथ ही सैनिकों की तैनाती और आपूर्ति को सुविधाजनक बनाएगी। जेड मोड़ सुरंग से सेना और को सैन्य सामग्री और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी आएगी। साथ ही खराब मौसम और बर्फबारी के दौरान भी सोनमर्ग से संपर्क बना रहेगा, जिससे सीमा सुरक्षा में सुधार होगा। इस सुरंग के उद्घाटन के साथ ही जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों के बीच यात्रा की गति में सुधार होगा। इससे नागरिकों को आसानी से आवागमन में उनको सुविधा मिलेगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टनल का उद्घाटन करेंगे। जेड मोड़ परियोजना 2020 में गांदरबल जिले के गगनगीर क्षेत्र में इसका कार्य शुरू हुआ था। इस परियोजना में सितंबर में एक आतंकवादी हमले के कारण देरी हुई थी। अब ये टनल उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में मंगलवार को लगी भीषण आग की घटना में कम से कम 5 आवासीय घर और कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के अधिकारियों ने कहा कि सुबह करीब 8:30 बजे शहर के नौहट्टा के बहाउद्दीन इलाके में एक घर में आग लगे और आसपास के घरों को भी अपनी उसने चपेट में ले लिया, जिससे 5 आवासीय घरों को भारी नुकसान हुआ। इस अग्निकांड में कई दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। उन्होंने बताया कि आग की बढ़ती लपटों पर काबू पाने के लिए शहर के विभिन्न स्टेशनों से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। उन्होंने बताया कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है और आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। ई रिक्शा यूनियन का एक दल उधमपुर एआरटीओ से मिला और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। एआरटीओ ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। इनकी आज की डेट में हमारे पास ई रिक्शा और ई ऑटोज़ उधमपुर में जैसे हर दिन बढ़ते भी जा रहे हैं और नो डाउट के डिमांड भी है पब्लिक की। और इसी चीज़ को लेके जो आज इनके ये मालिक साहब आए हैं, इनके जो प्रधान हैं हमारे पास, इन्होंने यही अपनी बात रखी थी। ये बात इन्होंने खैर पिछले 15-20 दिन से बात चल रही है और मैंने भी आगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात उनसे रिक्वेस्ट की थी। मैम ने भी एक कमेटी कंस्टिट्यूट करने के लिए बोला था, शायद वो कमेटी कंस्टिट्यूट हो जानी है। फिर हम सर्वे करके शहर में कहाँ कहाँ हमारे ऑटोज़ के लिए जगह बनानी है, जहाँ पे चाहे ये वाला ई रिक्शा ई ऑटो या फिर पेट्रोल वाला ऑटो, ताकि वो इकट्ठे भी खड़े होकर जो हमारे स्टैंड्स मिलेंगे रजिस्टर्ड स्टैंड, वहाँ पे इकट्ठे होकर भी सारे ऑपरेट करेंगे। इनका कहना था कि जो वही आज डीसी मैम से बात करूँगा, जो चेयरमैन आरटीए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और इनकी जो डिमांड्स हैं उनके सामने रखूँगा। 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।